चले तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा पेपर? बेटा देखो, मेरी पढ़ाने की बस एक ही कंडीशन है कि मैं चुपचाप बैठ के नहीं पढ़ने दूंगा। बोलते रहना है, चुप नहीं रहना है ना। फालतू की बात नहीं करेंगे अपन, कभी कभी कर लेंगे वो भी, बट अदरवाइज बोलते रहना है, चुप नहीं बैठना है। जितना मैं समझाऊंगा वो अपन रिवाइज भी करते जाएंगे। देखो थ्योरी पढ़ रहे हो, अगर चुप बैठे रहोगे ना तो ऐसा लगेगा प्रवचन चल रहे हैं महाराज जी के, है ना। और मैं महाराज जी जैसा लगता नहीं हूं ना, मेरी प्रवचन देने की आदत है। तो बोलते रहोगे, अटेंटिव रहोगे, याद भी होती रहेगी चीजें। एंड ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपना जो मैसेज है वो मैसेज करते जाएं तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि वो बोल रहे हैं। ठीक है, चलो क्या नाम है अपने पेपर का? हाँ, ये ग्रुप 1 का पेपर नंबर कौन सा है? सेकंड, है ना। ग्रुप 1 का पेपर नंबर सेकंड है। ये पेपर 2 पार्ट में दिया हुआ है। पहले अपन पेपर का इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर एग्जाम में पेपर कैसे आता है उसका मैं ब्रीफ बताता हूं, फिर अपन पढ़ना चालू करते हैं, है ना। तो ये हमारा जो पेपर है ये मॉड्यूल जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट फर्स्ट कंपनी लॉ, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट, एंड पार्ट सेकंड क्या है बोलो? ठीक है, तो पेपर भी जो एग्जाम में आएगा बेटा वो 2 पार्ट में ही आएगा। पार्ट फर्स्ट जिसका वेटेज है 60 मार्क्स का, पार्ट सेकंड जिसका वेटेज है 40 मार्क्स का। तो एग्जाम में पेपर भी 2 पार्ट में आएगा। पार्ट फर्स्ट 60 मार्क्स का आएगा एंड पार्ट सेकंड कितने मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स का। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, आईसीएसआई हमें ये जो कंपनी लॉ पढ़ा रहा है उसका कंपनी लॉ पढ़ाने का ऑब्जेक्ट क्या है ना। जैसे ये फोटो दिखा आपको, ये आप जब सीएस का रजिस्टर, आपने एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करा लिया बेटा? 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। आईसीएसआई के रजिस्ट्रेशन की बोल रहा हूं, मेरे यहां के रजिस्ट्रेशन की नहीं बोल रहा हूं, है ना। वो करवा लो। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो जल्दी से जल्दी आपका स्टडी मटेरियल आएगा। हालांकि स्टडी मटेरियल अपना पूरा जो हम नोट्स देंगे उसमें पूरा कवर रहेगा, उसे पढ़ना नहीं है अलग से, बट फिर भी स्टडी मटेरियल जल्दी आ जाएगा, सारी चीजें जल्दी हो जाएगी, है ना। तो अच्छा, आज कराओगे रजिस्ट्रेशन या कल कराओगे? पैसे तो उतने लगने बेटा, अरे उतने लगने ना। हाँ, अगर आपने 30 तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कहां? जून 26 में। एक ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो? रजिस्ट्रेशन जो है एग्जीक्यूटिव का वो ग्रुप वाइज नहीं होता है बेटा, वो आपके पूरे एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन होता है। और वो भी कितने साल के लिए होता है? 5 इयर्स। जैसे आपका सीएसीईटी का रजिस्ट्रेशन तो एक अटेम्प्ट के लिए हुआ था ना केवल। भगवान न करे अगर हम उस अटेम्प्ट में फेल हो जाते तो हमें वापस से 1100 या 1000 जितने भी रुपए लगते वापस देना पड़ते। बट ये आपका रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए हो जाएगा बेटा? 5 इयर्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल तक अपन एग्जीक्यूटिव में ही रुके रहेंगे। अपने को पास तो 1 साल में हो जाना है, 2 अटेम्प्ट अगर अलग अलग दे रहे हैं तो। ठीक है, जल्दी पास हो जाओगे तो इंस्टीट्यूट बाकी की फीस रिफंड नहीं करेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन हमारा 5 साल का है एंड रजिस्ट्रेशन पूरे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का होता है, ग्रुप वाइज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर केवल एक ही ग्रुप दे रहा हूं तो अभी एक ग्रुप का रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं, पूरे एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन एक साथ हो जाएगा। फिर आप चूज कर लो कि आपको कौन सी ग्रुप पहले देना है, ग्रुप फर्स्ट देना है, ग्रुप सेकंड देना है, वो आपकी चॉइस। बोले यार इंस्टीट्यूट को कैसे मालूम पड़ेगा मैं कौन सा ग्रुप दे रहा हूं? तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म अलग से भरना पड़ता है ना। 26 फरवरी से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट चालू हो जाती है, जो कब तक रहती है? 25 मार्च तक। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे उसमें आप लिखते हो कि मेरे को फर्स्ट ग्रुप देना है या मुझे सेकंड ग्रुप देना है। तो एग्जीक्यूटिव मेरे ख्याल से 20-1 हजार की फीस है, 16 या 17 कितने की फीस है? हाँ,
18,400 की ये जो फीस ले रहा है आईसीएसआई आपसे, ये 5 साल की है। 5 साल में आपके पास कितने अटेम्प्ट हैं? 10 अटेम्प्ट हैं। एंड ये दोनों ग्रुप की फीस है, एक ग्रुप की नहीं है। मतलब 5 साल तक मैं अब एलिजिबल हूं एग्जीक्यूटिव और फाइनल दोनों के लिए। अब हर बार जब भी मैं अटेम्प्ट दूंगा मुझे केवल क्या फिल करना है? एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर मेरा जून अटेम्प्ट है तो बेटा 26 फरवरी से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चालू होते हैं, क्योंकि 25 फरवरी को क्या आता है बेटा? रिजल्ट। जो दिसंबर अटेम्प्ट देते ना, अच्छा अपनी एग्जाम कितनी बार होती है साल में? हाँ तो रो के रो, ढंग से बोलो। कब कब होती है? दिसंबर और जून में, है ना। दिसंबर वाली एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है 25 फरवरी को, फिक्स है, ठीक 11 बजे, फिक्स है। सीएसईटी जैसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट एक दिन पहले डिक्लेरेशन देगा रिजल्ट का, फिक्स है। फाइनल का रिजल्ट भी इसी दिन आता है 2 बजे, फिक्स है। जून अटेम्प्ट का रिजल्ट आता है 25 अगस्त को, वही 11 AM और 2 PM, फिक्स है। कोई ऊपर नीचे नहीं होता इसमें, जब तक कि बहुत कोविड जैसी कोई सिचुएशन ना आ जाए, अदरवाइज आज तक इसमें कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ। मैं पढ़ता था तब भी 25 अगस्त और 25 फरवरी को रिजल्ट आता था, बट हमारा रिजल्ट आता था शाम को 4 बजे। बस ये टाइम ही चेंज हुआ है, बट इस समय आपका रिजल्ट आ जाता है ऑनलाइन, ठीक है। अब 25 फरवरी को रिजल्ट आया तो 26 फरवरी से एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लाइन चालू हो जाती है, क्योंकि अब कौन सा अटेम्प्ट आएगा? जून। 1 महीने का टाइम देते हैं, मतलब 25 मार्च तक आपके पास टाइम है, आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे। उसकी 1100 या 1300 रुपए फीस अलग से लगती है बेटा। अगर आप एक ग्रुप भर रहे हो तो आपसे एक ग्रुप की फीस ली जाएगी। आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो दो या 2200 रुपए करीब कितनी आती फीस? 2500 रुपए करीब फीस आती है, वो आपको देना पड़ेगी बोथ ग्रुप की। ये समझ में आया? वो फीस केवल इस जून अटेम्प्ट तक के लिए वैलिड है। अब मैं दिसंबर अटेम्प्ट दूंगा तो ये रिजल्ट आया 25 अगस्त, और 25 सितंबर से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चालू होते हैं। कब तक? 25 अक्टूबर तक। सब फिक्स है बेटा, सब क्लास में हम बताते रहेंगे, बट मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं, ये सारी चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए। जब कोई डेट आएगी तो हम बता देंगे, ठीक है। अब इसके साथ अपने को क्या करना है बेटा? और एक 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है। पहले 1 डे का हुआ करता था, अभी कितने दिन का हो गया बेटा? 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कौन करवाता है? आईसीएसआई। ये प्रोग्राम कौन करवाएगा बेटा? इसके लिए आपको सीएस के चैप्टर ऑफिस में 3 दिन तक लगातार जाना पड़ेगा। वहां आपको 10 से लेकर 6 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। अलग अलग टॉपिक के ऊपर स्पीकर आएंगे, वो अपने अपने व्यूज रखेंगे, या जो टॉपिक उनको दिया गया है वो टॉपिक वो पढ़ाएंगे, ठीक है। ये करना क्या होता है बेटा? कंपलसरी। क्लियर है? पहले तो एक तो आपको क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जब तक आप सीएस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। सीएस का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी बेटा 5-7 दिन लग जाते हैं आपका फॉर्म अप्रूव होने में और सारी चीजें होने में, है ना। तो आप जितना रजिस्ट्रेशन लेट करोगे इसकी डेट आपकी उतनी लेट आएगी, और ये अपने को करके पटक देना है। वो करना कंपलसरी, नहीं करोगे आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने जाओगे तो वो आपसे पूछेगा ये किया है तेने, आप बोलोगे हाँ, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट का नंबर आपको उस पर डालना पड़ेगा। आपने बोल दिया नहीं, वो वहीं ब्लॉक कर देगा, बोले भाई पहले वो कर क्या, नहीं तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाला नहीं, ठीक है। अब ये होता है चैप्टर ऑफिस पर 50-50 स्टूडेंट्स की बैच जाती है, तो आप लोग है ना अलग से अपना रजिस्ट्रेशन मत करवाना।
मैं यहीं आपको डेट बता दूंगा, इस डेट पर अपनी क्लास के सारे बच्चे एक साथ चले जाएंगे। जब सब बेटा एक साथ चले जाएंगे तो आपकी क्लास मिस नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअली जाते हो, एक एक जना जाते हो, तो 3 दिन आप एब्सेंट रहोगे, 3 दिन की आपकी क्लास मिस हो जाएगी। बट ऑब्वियसली अगर सभी जने एक साथ जाओगे तो खाली क्लास तो हम पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं खुद डेट बता दूंगा, फॉर्म भी यहीं क्लास में बिठा के भरवा दूंगा मैं, आपको बस वहां 3 दिन जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें देना होती है एक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। क्या देना होगा बेटा में? ये एमसीक्यू बेसिस पर रहेगा, जैसे आपकी सीएसीईटी की एग्जाम हुई थी उतना ज्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा। आप मोबाइल से बैठकर आईसीएसआई की साइट पे लॉगिन करके कभी भी क्या दे सकते हो? प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। कंपलसरी है, अगर ये दोनों चीजें आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के पहले नहीं की है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। तो एग्जाम में आपको बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि अपन खड़े खड़े एग्जाम दे लेंगे, अपीयर ही नहीं हो पाओगे, सीधी सी बात। क्लियर हुआ ये? संस्कृति का पूछना है, ऑनलाइन भी होता है? हाँ बेटा होता है, बट मैक्सिमम केस में ये आपको इंस्टीट्यूट आकर ही करना पड़ेगा। तो बेटा आपका जो भी होम टाउन हो वहां से नियरेस्ट जहां भी चैप्टर ऑफिस पड़ता हो वहां आकर आप कर सकते हो। अपन सब इंदौर में हैं तो अपन यही कर लेंगे। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो देख ले अपने रेसिडेंशियल प्लेस से आसपास जहां भी चैप्टर ऑफिस हो वहां जाकर वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि इंदौर ही आना पड़ेगा। अगर नियरेस्ट आपको उज्जैन पड़ रहा है, उज्जैन में भी चैप्टर ऑफिस है ना, वहां जाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भोपाल के आसपास आप भोपाल जाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये एग्जाम आप कहीं पर भी बैठ के दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो। और इस एग्जाम में सिलेबस बेटा वही है जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, इसका अलग से सिलेबस नहीं है ना। जैसे आपके टोटल मिलाकर कितने पेपर्स हैं? 7। दोनों ग्रुप के टोटल मिलाकर कितने पेपर्स हैं? तो आपको 7 पीईटी देना है हर पेपर की। अब जब आप कंपनी लॉ का पीईटी मतलब प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, नाम से क्लियर है कि एग्जाम देने के पहले आपको यह टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और इसका सिलेबस अलग नहीं है। जो कंपनी लॉ में आपको पढ़ाऊंगा वही एमसीक्यू बेसिस पर पूछा जाएगा और कुछ नहीं। अभी मैडम आपको एफएम पढ़ा कर गई, एफएम में वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैडम ने पढ़ा है। उसके पहले आपने एसबीआईएलएल पढ़ा, वही आएगा जो आपको पढ़ाया गया। बस हाँ, मेन एग्जाम में अपना पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, पीईटी जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पर रहेगा। ये समझ में आया? और इसमें तो बच्चे चीटिंग भी करते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें वो कैमरा चलाकर बैठना और ये और वो कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं ये नहीं बोल रहा बेटा चीटिंग करना है ना, जस्ट इंफॉर्मेशन मालूम तो होना चाहिए कि हाँ इसमें क्या की जा सकती है, चीटिंग। ये समझ में आया? चीटिंग करते हो आप लोग? सब करते हैं, बट चीटर वही कहलाता है जो पकड़ा जाता है, जो नहीं पकड़ा जाता है वो सही है। जो सीएसीईटी के एग्जाम में बाहर कर देते हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर ही करते हैं। जैसे बताया वो सुखी का लाइट चली गई, वो बाहर करते हैं। आपके घर के बाहर अगर कोई आवाज आ रही है तेज तेज, वो वार्निंग देते हैं पहले, आपने नहीं सुना बाहर कर देगा। आप एग्जाम दे रहे हो, बीच में कोई आ गया आपके रूम में, ऑल ऑफ सडन बाहर कर देगा, भले आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपकी कंटिन्यूसली आई किस पे होना चाहिए? स्क्रीन पर। 2-5 सेकंड इधर उधर किया चलता है, थोड़ी ज्यादा टाइम के लिए आपने गर्दन भी इधर उधर कर ली, बाहर कर देगा। बट यहां ऐसा कुछ नहीं, एट इज अपन कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे प्री एग्जामिनेशन टेस्ट भी देना है, और इसका आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जो क्लास में अपन पढ़ेंगे वही ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स पर वो पूछेगा। मैक्सिमम तो डेज वाले प्रोविजन, अपील वाले प्रोविजन वही आते हैं।
ठीक है, तो क्लास में उसकी तैयारी हो जाएगी। बट हाँ, ये आपको अटेंड करना पड़ेगा चैप्टर ऑफिस जाकर। इसकी अलग से फीस लगती है क्या? नहीं। आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना, उसी में इसकी फीस ले ली जाती। लंच भी आपका वहीं रहेगा, खाना वाना वहीं खिलाएंगे, ठीक है, घर से ले जाने की नीड नहीं है। इसकी अलग से फीस लगती है क्या? इसकी फीस लगती है क्या विवेक? कितनी? 1000 रुपए इसकी फीस लगती है, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की, ठीक है। कितनी अच्छा, अब जैसे कोई बच्चा पूछ रहा है क्या कि मैंने टेस्ट दिया और बाय चांस में क्या हो गया, फेल, तो आप जब तक पास नहीं होता आप अटेम्प्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबके चेहरे पे हंसी आ गई है ना, बोले चलो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। पीईटी में कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ 24 आवर्स में एक बार टेस्ट दे पाओ। सपोज आज आप कोई टेस्ट दे रहे हो, बाउंड्री पर आपके मार्क्स आए, नहीं आ पाया, तो 24 आवर्स बाद आप उसकी वापस से क्या दे सकते हो, टेस्ट। उसकी फीस वापस नहीं लगेगी, एक ही बार लगेगी, ठीक है। अब ये कब तक अपने को दे देनी पीएटी? एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के पहले, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे वो आपसे पूछेगा तूने पीईटी दी है, आप बोलोगे हाँ, तभी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आगे बढ़ेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होती है? मतलब 25 मार्च के पहले ये आप कभी भी क्लियर कर सकते हो। हम इतना वेट नहीं करेंगे, फेब के अंदर हम ये टेस्ट देना चालू कर देंगे। ये समझ में आया? क्योंकि हमारा टारगेट है 31 मार्च तक आपका सिलेबस खत्म कराना। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा आपका? 31 मार्च तक। क्लियर है ना? तो रजिस्ट्रेशन करा लो बेटा जल्दी से। रजिस्ट्रेशन कराओगे तब ये कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे तभी ये होगी, और ये दोनों होगी तब आप एग्जाम फॉर्म भर पाओगे। एग्जाम फॉर्म भर पाओगे तब आप एग्जाम में अपीयर हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। खत्म हो जाएगा सारा खेल। क्लियर है? फिर आर्टिकलशिप के बारे में मालूम है अपने को? आर्टिकलशिप आपकी एग्जीक्यूटिव के बाद ही होती है, मैं डिटेल नहीं बता रहा, केवल इतना ही बता रहा हूं। एग्जीक्यूटिव के बाद आप अपनी आर्टिकलशिप चालू कर सकते हो। कितने मंथ्स की? 21 मंथ्स की। किसके पास? किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास या कंपनी के पास। इसके लिए 100% असिस्टेंस मैं दूंगा आपको इंदौर में, इंदौर के बाहर भी, किसी भी सिटी में जहां पर भी आर्टिकलशिप करनी है मैं अरेंज करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्ज भी नहीं उसका, है ना। आप फाइनल क्लियर करने के बाद भी ये ट्रेनिंग कर सकते हो। आप एग्जीक्यूटिव के साथ साथ ये ट्रेनिंग चालू कर दो, या फाइनल क्लियर करने के बाद भी ये ट्रेनिंग कर सकते हो, आपकी चॉइस। इंस्टीट्यूट की तरफ से बाउंडेशन नहीं। ये ट्रेनिंग स्टार्ट करे बिना भी आप फाइनल की एग्जाम दे सकते हो, जिसे अपने आप प्रोफेशनल कहा जाता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलना, ट्रेनिंग का अपन डिटेल पे भी नहीं जा रहे हैं, वो अपने काम का नहीं, बट ये दोनों मुझे आपको डिटेल में बताना था, मैंने बता दिया। इंडिविजुअली बच्चे पूछते हैं आकर, उससे अच्छा है। अब जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना बेटा, आपके मोबाइल पर, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर इंस्टीट्यूट की तरफ से मैसेज आना चालू हो जाएंगे। इस डेट पर ओडीओपी है, इस डेट पर 3डीओपी है, वो मैसेज आना चालू हो जाएंगे। अपने को उन पे ध्यान नहीं लगाना है। आप लोगों की क्लास यहीं से बनाकर मैं भेज दूंगा, सब जाकर इकट्ठा प्रोग्राम अटेंड करके आ जाना, तो क्लास मिस नहीं होगी, ठीक है। कोई डाउट इसके बारे में? कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ लो, आगे बढ़े अपन। हाँ, तो हम बता रहे थे कि ये पेपर पढ़ने का इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट क्या है, आपको ये पेपर पढ़ाने का। चलो क्या लिखा है पढ़ो। नहीं आवाज बोलो। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब अब दिख रहा बराबर है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, रटना नहीं है आपको किसी भी चीज को, क्योंकि आपका जो पेपर रहेगा पूरा केस स्टडी बेस्ड रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, पूरा क्वेश्चंस
पेपर आपका जो रहेगा लगभग सारे सब्जेक्ट का वो कैसा रहेगा, केस स्टडी बेस्ड, प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपको दी जाएगी और उसमें आपको आंसर लिखना पड़ेंगे, और वो आप तभी कर सकते हो जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, रट के तो कर ही नहीं सकते। तो हम भी पढ़ते समय बेसिक चीज हमारी यही रहेगी कि हमारे क्या क्लियर होना चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट। तो पहली चीज आपकी पढ़ते समय हमेशा ये होना चाहिए, जो भी चीज आपको कोई भी फैकल्टी पढ़ा रही है उसकी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। दूसरा, फिर अपना ध्यान रहेगा कायम में रिवीजन। उसके साथ साथ आप पढ़ी हुई चीज अगर नोट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जो आपको नोट्स मिलेंगे वो सफिशिएंट है, उसके बाहर आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये क्लियर है? चलो, अब दूसरा दिया है कि भाई यहां क्या बोला है, वर्किंग नॉलेज किसका। तो बेटा अभी मैंने आपको बोला आपका पेपर कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। पार्ट फर्स्ट क्या है, इसकी आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बोला है जो 60 मार्क्स का है ना। एंड पार्ट सेकंड जो है जिसमें कितना वेटेज है, हाँ, और क्या है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिडिंग। इसकी आपको बोला है कि भाई इसका क्या होना चाहिए, आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। तो ओवरऑल जो इन्होंने बोला है वो क्या है, वर्किंग नॉलेज। 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, उसके पहले 3 साल में खुद भी पढ़ा हूं। कंपनी लॉ के पेपर में आज तक मैंने वर्किंग नॉलेज नहीं देखा है, हमेशा यहां एक्सपर्ट एडवांस नॉलेज ही लिखा हुआ मिला है। ये सिलेबस जो आपका आया है पहली बार इसमें दिखा है वर्किंग नॉलेज, अदरवाइज इस सिलेबस के पहले की अगर आप मॉड्यूल उठाकर देखोगे उसमें लिखा मिलेगा क्या, एक्सपर्ट नॉलेज, एडवांस नॉलेज। नेट पर मिल जाएगा, देख सकते हो आप, कोई दिक्कत, खरीदने की जरूरत नहीं, नेट पे सब मिलता, आईसीएसआई की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। बट ये क्वेश्चन एडवांस लेवल के ही पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी बेस्ड आते हैं, और हम पढ़ेंगे भी वैसे ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को हम इजीली क्या कर सकें बेटा, अटेम्प्ट कर सकें। चलो, अब हम किसकी बात करें, अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की, है ना, तो बेटा पेपर कितने पार्ट में आएगा, बोलो बोलो कितने पार्ट में आएगा। पार्ट फर्स्ट जिसमें 12 चैप्टर्स हैं, पार्ट जिसमें 7 चैप्टर्स हैं। अभी देखा ना अपन ने कि ये पार्ट फर्स्ट जिसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 12। हालांकि इनमें से ये वाला चैप्टर अब हटाया जा चुका है, तो कितने बचे हैं, 11। रिसेंटली नोटिफिकेशन आया, जीआईजीएल जो आपका सेकंड पेपर है और ये है, इसमें से कुछ चैप्टर्स क्या कर लिए गए, हटा लिए गए। तो ये तो पूरा ही हटा दिया, कौन सा वाला, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये कहां रख रखा है इन्होंने, फाइनल। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि पार्ट फर्स्ट में हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 11 चैप्टर्स, एंड पेजेस कितने हैं, अब आप बोल सकते हो लगभग 500 पेजेस। ठीक है, यहां कितने हैं, 7। हालांकि इसमें से भी थोड़ा बहुत सिलेबस कम हुआ है, एक चैप्टर का थोड़ा बहुत कम हुआ है, तो आप 350 की जगह 320 पेजेस बोल सकते हो। ठीक है, यहां पेजेस कितने हैं बेटा, वेटेज कितना है, अरे बोलो, चुप क्या बैठे हो, यहां पेजेस कितने हैं, वेटेज कितना है। तो क्या लगता है अपने को पहले कौन सा कर लेना चाहिए, ये वाला, सेकंड वाला, जिसमें नंबर ऑफ पेजेस कम है और वेटेज क्या है उसका ज्यादा। तो अपन स्टार्ट भी सेकंड पार्ट से ही करेंगे, स्टार्ट भी अपन कहां से करेंगे बेटा, सेकंड। एंड सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में कितने आएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे बेटा। पार्ट फर्स्ट से 4 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट सेकंड से 2 क्वेश्चंस रहेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए अपने, 6।
बट ये ना समझे कि अपने को केवल 6 क्वेश्चन करना है ना। जैसे 4 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट से है, 2 क्वेश्चन पार्ट सेकंड से है। यहां आपको 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यहां आपको 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का नहीं आएगा। ये 20 नंबर का एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, यहां एक में सब क्वेश्चंस रहेंगे 5-5 या 4-4। हो सकता है 5 क्वेश्चन पूछ ले 4 मार्क्स ईच 20, हो सकता है 4 क्वेश्चन पूछ ले 5 मार्क्स ईच 20 मार्क्स का एक या 15 मार्क्स का एक किसी हालत में नहीं आएगा। यहां पर भी वो 5 क्वेश्चन पूछ सकता है 3 मार्क्स ईच, 3 क्वेश्चन पूछ सकता है 5 मार्क्स ईच, 2 4-4 के पूछ सकता है, एक 7 नंबर का पूछ सकता है, जैसा उसको पूछना है। बट 15 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अदरवाइज आप ये मान के चलो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 6। हर क्वेश्चन में 4-4 सब क्वेश्चंस होंगे। लगभग आपको 20 से लेकर 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अगर मैं सब क्वेश्चंस भी जोड़ लूं तो लगभग आपको 20 से लेकर 24 क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, 4 मार्क्स के। ऐसा बेटा इंस्टीट्यूट कहीं नहीं बता रहा है। ये जो एग्जाम आपकी हो रही है, पास्ट एग्जाम जो ही है, उनमें जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूं। ये आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर देखोगे, अदरवाइज देखोगे तो नहीं मिलेगा। बट आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा लोगे तो आपको यही पैटर्न दिखेगा। पेपर पैटर्न हर 5 साल में चेंज हो जाता है। जैसे अब CA-CET चेंज हो गया है। CA-CET का जनवरी के अंदर क्या है, लास्ट अटेम्प्ट। जून से जो CA-CET है वो अब डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। अब वो वैसा हो गया जैसा हमारे टाइम CS फाउंडेशन हुआ करता था। 4 पेपर होंगे 400 नंबर के, जिसमें से 3 डिस्क्रिप्टिव, 1 MCQs। लॉ वाला MCQs रखा है, इकोनॉमिक्स स्टेटिस्टिक्स आ गया है, अकाउंट्स आ गया वापस से, फाइनेंशियल अकाउंट्स 100 मार्क्स का, कम्युनिकेशन जो जरूरी था वो भी 100 मार्क्स का हो गया। तो ये अच्छा हुआ खराब हुआ? अच्छा हुआ, क्योंकि उसी स्टेज से अगर आपको ढंग से पढ़ने की आदत हो जाएगी तो आप CA-CET में जितना केयरलेसली पढ़े हो वो आदत कैरी नहीं होगी, वहीं से लिखने की आदत पड़ जाएगी, है ना। चलो वो स्टेज से तो अपन निकल गए। ये समझ में आया बेटा? बोलो जल्दी से। चलो फिर से देखें, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में कितने चैप्टर्स हो गए, पेजेस, कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चन आएंगे, सब के सब पैटर्न वही रहेगा, केस स्टडी बेस्ड। 4 क्वेश्चन है, लगभग 20-25 सब क्वेश्चंस रहेंगे। कितने पेज का पेपर बनना चाहिए आपके हिसाब से? 3 पेज, 4 पेज, कितने पेज का बनना चाहिए? कम से कम 16 पेज का पेपर आता बेटा। इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज रहती हैं कि आपको उसको पढ़कर फिर उसमें से आंसर देना है। इसलिए आपको एग्जाम में 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। आपका एग्जामिनेशन टाइम अगर 2 से 5 है तो वो 2 से 5 नहीं है, 2 से क्या है, 5:15। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। आप जाओगे, आपको पेपर मिल जाएगा, आप पढ़ लो, क्योंकि पेपर इतना लेंदी होता है कि स्टूडेंट फिर लिख नहीं पाता, तो इसलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं। आप पढ़ लो, बन रहा है तो बैठो, नहीं तो निकल लो। ऐसा नहीं करना है, या तो 3 घंटे पहले नहीं सकते। तो 15 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे पढ़ने के। उसमें फटाफट से अपने को क्या करना है, पेपर की रीडिंग लगानी है। अपेरेंटली ये देख लेना है कौन कौन सा अपने को बहुत अच्छे से आ रहा है, उसको अपन पहले अटेम्प्ट करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, अपन जब टेस्ट लेंगे और बाकी चीजें करेंगे तो ये सारी चीजें अपने को करना है। बट आपको डे फर्स्ट से मालूम होना चाहिए आपका पेपर कौन सा है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है,
क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पेपर कितने मार्क्स का आएगा? अरे बोलो, 132 से लेकर 140 मार्क्स का। आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 100। दो क्वेश्चन की आपके पास क्या आएगी? चॉइस। एक तो पार्ट सेकंड में आएगी जो क्वेश्चन नंबर 5 में रहती है, नॉर्मली हो सकता है 6 में भी दे दो। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 या 5A। या तो आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेंड कर लो या 5A कर लो। हाँ संस्कृति बेटा, 400 मार्क्स का हो गया वो भी। ठीक है, इसमें अलग क्वेश्चंस रहेंगे 20 नंबर के, इसमें अलग रहेंगे। तो ये 20 नंबर की एक क्या हो गई आपके पास? चॉइस। एंड इधर क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही रहेगा, 2 कर लो या 2A कर लो। तो 15 नंबर का ये, 15 नंबर का ये, तो आपके पास इस तरह से 35 मार्क्स की चॉइस रहती। तो इनडायरेक्टली मैं कहूं तो टोटल क्वेश्चन 8 आते हैं, करने अपने को कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड में और 5th में क्या आती है? चॉइस। पुराना ट्रेंड देखकर बोल रहा हूं, आपके अटेम्प्ट में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में दे दे। क्वेश्चन पढ़ना अपने को ढंग से, बट हाँ जो मैंने बता दिया 99.9% वैसा ही रहे जब तक कि इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन इशू ना कर दे। जैसे इस बार के एग्जाम में इशू कर दिया ना कि 2 चैप्टर हटा दिए, तो अगर इस तरह से आपके एग्जाम के पहले कुछ होता है तो वो अपन देखेंगे, बाकी वैसा ही रहता। ये क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा बेटा पेपर आपका? रोम ढंग से बोलो, कितने मार्क्स का आएगा? क्योंकि 2 क्वेश्चन की मेरे पास क्या है? ऑप्शन है। एक तो कौन से नंबर में रहेगी? सेकंड में। एक काय में रहेगी? 5th में। 99.9% यही रहेगा। फिर आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए तो अपने को पेपर पढ़ना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अटेम्प्ट अपने को 100 मार्क्स का करना। हमारे टाइम पेपर कैसे आता था? 99 में मैंने क्लियर किया था। हमारे टाइम पेपर कैसे आता था? हमारे यहाँ टोटल क्वेश्चन ही 8 देते थे, कोई चॉइस नहीं आती थी। टोटल क्वेश्चन ही कैसे आते थे? 8। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता था? कंपलसरी। और ये बोलते थे बचे हुए 7 में से क्या कर लो, कोई 5। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता था 20 मार्क्स का, बाकी 5 क्वेश्चन होते थे 16 मार्क्स ईच। तो टोटल क्वेश्चन कितने होते थे? 7। और क्या बोलते थे उसमें से कितने कर लो? 5। तो ये हमारे टाइम वाला पैटर्न अच्छा है या तुम्हारे टाइम वाला पैटर्न अच्छा है? हमारे टाइम वाला, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों बेटा? मेरे को 7 में से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने नहीं, बट यहां तो मेरे को केवल क्वेश्चन नंबर 2 में ही चॉइस है। सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला भी पूरा आ रहा है और 2 भी पूरा आ रहा है, बट क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा डाउट जा रहा है एक आध क्वेश्चन में, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 तो कंपलसरी हो जाएगा। तो जब अपन स्कैनर करेंगे, स्कैनर समझते हो क्या होता है? अनसॉल्व पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको किसी किसी पेपर में 8 क्वेश्चंस भी दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी दिखेगा। तो ये मान के चलना ये पुराने अटेम्प्ट का है। जब 8 क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता था? कंपलसरी 20 मार्क्स का, और बाकी 7 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस क्या करने होते थे? अटेम्प्ट करने होते थे। क्लियर है? हो सकता है जब ये 5 साल अभी खत्म हो जाएंगे तो वापस से इंस्टीट्यूट यही वाला पैटर्न लिया है, हर 5 साल में खेल चेंज हो जाता। चलो यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, आगे बढ़े अपन। अब थोड़ा सा ब्रीफ केवल मेरे बारे में बता रहा हूं मैं, ये मालूम होना चाहिए आप अपने आप को किस हाथों में सौंप रहे हैं। मैं CS तनय कसरा, ये मेरी डिग्री से MCOM किया है मैंने। FCS मतलब फालतू कंपनी सेक्रेटरी, फेलो कंपनी सेक्रेटरी। CACET में एसोसिएट और फेलो बताया था मैंने, याद है बेटा? बोल। 5 साल तक आप एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी कहलाते हो, मतलब क्या कहलाते हो? ACS। CS बनने के बाद अगले कितने साल तक? 5 साल तक। जब आपके कितने साल हो जाते हैं तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हो, आप क्या बन जाते हो? फेलो कंपनी सेक्रेटरी। तो जिस CS के नाम के साथ क्या लिखा है?
मतलब मान लो उसे 5 साल अभी नहीं हुए। सब मालूम होना चाहिए एक चीज। फिर मैंने यूके का भी सीएस किया है, यूके मतलब उत्तराखंड, हाँ, एंड एलएलबी भी किया है। मैं एसोसिएट पार्टनर हूं सिंघानिया एंड कंपनी एलएलपी में, जो इंटरनेशनल लीगल कंसल्टेंट है। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, प्रैक्टिस भी करता हूं। मेरे पास कम से कम 500 कंपनियां होगी जिनको मैं लीगल एडवाइस देता हूं। ये केवल इसलिए बता रहा हूं कि मेरे को प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज तो ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी है जिसे पढ़ते समय मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि केस स्टडी वाले क्वेश्चन केवल प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपोजर से ही आते हैं। एंड ये आपको जानना इसलिए भी जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए आप अपना फ्यूचर किन हाथों में दे रहे हो, नए हाथों में, नो सिखिया वाले हाथों में, या एक्सपीरियंस्ड एंड सेफ हैंड्स में। तो आपके 3 पेपर तो मैं ही पढ़ाता हूं, कंपनी लॉ और जेआईजीएल फर्स्ट ग्रुप में, और ईसीआईपीएल सेकंड ग्रुप। मैडम पढ़ाती है सिक्योरिटी लॉ, वो भी 25 इयर्स एक्सपीरियंस है। 4 पेपर तो हम लोग ही पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट कर देते हैं लॉ पढ़ना अपना। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अरे बोला करो, चुप मत बैठे रहा करो, बोलो। अरे यहां तक कोई डाउट है क्या? चलो कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं बेटा अपन? हम कंपनीज एक्ट का ओवरव्यू ले रहे हैं पूरा। कंपनीज एक्ट कब आया, कैसे आया, कौन बनाया, किसने बनाया, वो पूरा। क्योंकि एज एन एक्सपर्ट ऑफ कंपनी लॉ हमें ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए। इनमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी आपको मैं एबीसीडी से ही पढ़ा रहा हूं। एबीसीडी में भी पहले अपन छोटी एबीसीडी पढ़ रहे हैं, एक एक चीज एकदम स्टार्टिंग से बेसिक, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता है। भले आप सीए सीईटी में पढ़कर आए हो, पूछ लूंगा मैं कभी कभी कि यार ये पढ़ा था, किसी को याद हो तो सुना दो, नहीं तो मैं बताऊंगा ही, कोई दिक्कत। बट ये मैं मान रहा हूं आपको जीरो नॉलेज, अपन डे फर्स्ट से ही पढ़ रहे हैं, है ना। चलो कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं अपन? आवाज आती रहना चाहिए। कब आया ये? 12 सितंबर 2013 को, है ना। इसने रिप्लेस किया था कौन से एक्ट को? मतलब पहले कौन सा एक्ट होता था? कंपनीज एक्ट। तो मैंने जब सीएस क्लियर किया था तो मैं ये एक्ट पढ़कर आया था, कंपनीज एक्ट 1956। फिर 2013 में क्या आ गया? नया एक्ट। अब हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है? कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल। जबकि पुराने वाले एक्ट में कितने सेक्शंस थे? 658। बोले क्या कोर्स कम कर दिया है क्या? हाँ, कई सारे पुराने सेक्शंस जो थे जिनका वेटेज अभी नहीं था, उन्हें हटा दिया नए एक्ट में से। कई सारे चैप्टर्स क्या कर दिया, आपस में मर्ज कर दिए, रिफाइन कर दिया, और 658 की जगह नए में कितने रखे हैं? केवल 470 सेक्शन। क्या है समझ में? चैप्टर्स क्या होता है बेटा? वेरी गुड, ग्रुप ऑफ सेक्शन जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जिनको एक साथ दे दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चैप्टर। तो ये जो 470 सेक्शंस हैं, ये 29 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि 29 चैप्टर्स अलग हैं और 470 सेक्शन अलग है, ऐसा नहीं। हाँ, ये अलग है, 7 शेड्यूल्स अलग है ना। तो ये जो 470 क्या है बेटा? सेक्शंस हैं, इन्हें 29 चैप्टर्स के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। तो बोले चैप्टर क्या होता है? बोले ग्रुप ऑफ सेक्शन होता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होते हैं, उनका एक क्लास, एक ग्रुप बना देते हैं, उनको एक साथ लिख देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? चैप्टर। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, इन पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। जेआईजीएल में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन, उसमें सब आता है, चैप्टर क्या है, सेक्शन क्या है, शेड्यूल क्या है, सब आता है उसमें। चले
अब गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं बेटा? 3। वेरी गुड। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है आपने, सीएसीटी में। कौन होता है? एक तो लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव जिन्हें एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर कौन? लॉ मेकिंग अथॉरिटी, है ना, जो क्या बनाती है बेटा? लॉ। तो यार हमारा कंपनी सेट किसने बनाया? बोले सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने बनाया बेटा? हमें सिलेबस में जितने भी लॉ पढ़ाए जाते हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पढ़ाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का कोई लॉ हमें सिलेबस के अंदर नहीं है। क्यों? यार हमारी एग्जाम स्टेट लेवल की होती है कि सेंट्रल लेवल की? तो बेटा सेंट्रल लेवल पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ ही लगते हैं ना पूरे। एमपी स्टेट के कुछ लॉ अलग हैं, यूपी के अलग हैं, है ना। तो हमें केवल कौन से लॉ पढ़ाए जाते हैं बेटा? सेंट्रल लॉ, जो पूरे इंडिया में एक जैसे लगते हैं। तो हमारा कंपनी एक्ट भी किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे लॉ कौन बनाता है बेटा? पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं? लोकसभा और दोनों की अप्रूवल ले लेते हैं। दोनों की क्या ले लेते हैं बेटा? उसके बाद अप्रूवल ली जाती है फाइनली किसकी? प्रेसिडेंट की। उसके बाद फाइनली किसकी अप्रूवल ली जाती है? तो प्रेसिडेंट ने इस लॉ को अप्रूव किया था 29 अगस्त 2013 को। ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट लॉ बनाती है। गवर्नमेंट कितने तरह की होती है? 2, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है लिस्ट फर्स्ट वाले मैटर पे लॉ कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट सेकंड वाले मैटर पे लॉ कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है तो इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी तो लॉ बनाएंगे नहीं, वो तो एरोप्लेन मोड पे रहते हैं, बाहर ही घूमते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के अथॉरिटी कौन है? ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, जो कौन है? हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट क्या बना देती है? लॉ। पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं? लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। वो दोनों मेजोरिटी से अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल ले लेते हैं। तो हमारी प्रेसिडेंट की अप्रूवल कब मिली बेटा? 29 अगस्त 2013 को। जब तक किसकी अप्रूवल नहीं मिलती है, लॉ नहीं बनता, भले ही पार्लियामेंट अप्रूव कर चुकी हो। क्या आया समझ में अपने को, है ना। फिर सेक्शंस जो आए भाई, पार्लियामेंट ने तो अप्रूवल इस डेट पर दे दी थी, बट जो 470 सेक्शंस आए वो एक साथ एक ही डेट पर नहीं आए थे, है ना। सबसे पहले 30 अगस्त को एक सेक्शन एप्लीकेबल हुआ, फिर 12 सितंबर 13 को 98 सेक्शंस आए, फिर 1 अप्रैल 14 को कितने सेक्शंस आए? 108। अभी भी इन तीनों का टोटल करोगे तो 470 नहीं होता। 2016 में बचे कुछ सारे सेक्शंस क्या करवा दिए गए? एप्लीकेबल। बोले यार ये क्यों? बेटा नई चीज एकदम से ला रहे हैं तो पुरानी को एकदम से नहीं हटाया जा सकता ना। भाई प्रैक्टिकली चीजें आने में धीरे धीरे क्या लगता है? टाइम। जैसे सबसे ज्यादा झगड़ा भी चल रहा है वो 3 एक्ट जो नए आए थे, कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 3 लॉ को रिप्लेस किया था, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी और सीआरपीसी। अब यार एकदम से अगर हम पुराने एक्ट हटाकर नए एक्ट लगा देंगे तो जो मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, जो पुराने एक्ट से इतने थॉरो हो चुके हैं, उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उन्हें नए एक्ट में अपने आप को ढालने का टाइम तो दो थोड़ा सा। इसलिए हमने एकदम से पुराना एक्ट हटाकर नया एक्ट एकदम से नहीं लगा दिया, हम उन्हें पार्ट्स में लेकर आए। धीरे धीरे हमने आदत डाली और धीरे धीरे सेक्शंस क्या करवा दिए? एप्लीकेबल। परिणीत क्या करवाया? धीरे धीरे अपन ने सेक्शंस सीधे बैठ, सीधे बैठ, हाथ नीचे कर ले दोनों, हाथ नीचे कर ले दोनों, ऐसे 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 ऐसे। हाँ ये समझ में आया अपने को? अरे बोलो क्या कि भाई सारे सेक्शन एक साथ नहीं आए। अब बोले सर ये डेट याद रखनी है क्या? नहीं, ये आपके नॉलेज के लिए, है ना। फिर दूसरा कौन होता है? हाँ
गवर्नमेंट के हमने क्या बोला, कितने ऑर्गन्स होते हैं, 3। कौन कौन सा? दूसरा, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लॉ को इंप्लीमेंट करना, लॉ को क्या करवाना बेटा, इंप्लीमेंट करवाना। तो हमारे लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने भी क्या बनाई, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है, हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो मेन पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो बेटा गवर्नमेंट खुद काम नहीं करती, वो तो अपने डिपार्टमेंट बना देती। तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने अपने क्या बना दिए, डिपार्टमेंट। सेंट्रल लेवल पर कौन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। रीजनल लेवल पर क्या बना दिया, रीजनल डायरेक्टर। स्टेट लेवल पर क्या बना दिया, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये सब क्या है, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ये सब क्या है, हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, जिनका काम ये देखना है कि पूरे इंडिया में कंपनीज लॉ, सारी कंपनीज कंप्लाई कर रही है। तो सेंट्रल लेवल पर ये चीज कौन देखता है, एमसीए। जो आप एमसीए वर्ड बोलते हो ना, उसका पूरा नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। संस्कृति, सही आंसर दिया बेटा तूने, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। रीजनल लेवल पर कौन देखता है, रीजनल डायरेक्टर। हमारे पास कितने रीजनल डायरेक्टर हैं अभी, 7। स्टेट लेवल पर कौन देखता है, हमारे पास कितने आरओसी हैं अभी, 25। ये समझ में आया। लॉ किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसने बनाया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद किसकी अप्रूवल ले ली, प्रेसिडेंट की। लॉ क्या हो गया, एप्लीकेबल। अब सभी व्यक्ति उस लॉ को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने के पर्पस से हमारे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं। तो एमसीए जो है वो पूरे इंडिया की कंपनीज को कंट्रोल करता है। एमसीए ये देखता है कि हाँ, पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं वो सब कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को क्या कर रही है, कंप्लाई। अब यार एक ही जना इतने सारे काम कैसे देखेगा, तो फिर एमसीए के थोड़े पावर रीजनल लेवल पर किसको दे दिए, रीजनल डायरेक्टर को। एंड थोड़े पावर स्टेट लेवल पर किसको दे दिए, आरओसी को। मतलब हेड कौन है, एमसीए, और ये दोनों उसी के अंडर काम करते हैं। सबसे ज्यादा काम या सबसे ज्यादा पावर किसके पास है बेटा, आरओसी के पास। बट आरओसी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है, वो किसके कंट्रोल में काम करता है, एमसीए। फिर किसके पास है कम, रीजनल डायरेक्टर के पास। और सबसे कम पावर किसके पास है, एमसीए के पास। बट हाँ, सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है, एमसीए। ये आया समझ में। चलो वापस से, कौन हुई हमारी ये, वेरी गुड, एग्जीक्यूटिव बॉडी है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम लॉ को कितने लेवल पर हो गई है, सेंट्रल लेवल पर। वेरी गुड। फिर स्टेट लेवल। ये समझ में आया। फिर गवर्नमेंट का तीसरा ऑर्गन कौन सा होता है, जुडिशरी। कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एग्जाम्पल हो गए। जुडिशरी वो बेटा जो हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। जुडिशरी वो जो जस्टिस करता है। ऑब्वियसली कोर्ट, तो कोर्ट तो क्या हो गया बेटा, एग्जाम्पल, है ना। जुडिशरी मतलब वो जो क्या करते हैं, जस्टिस। जस्टिस करते हैं मतलब दो पर्सन्स के बीच में जब क्या हो जाता है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट, तो कौन सही है कौन गलत है वो डिसाइड करने वाली अथॉरिटी क्या कहलाती है बेटा, जुडिशरी। अरे यार कोर्ट के पास कब जाते हैं अपन, ऑब्वियसली अगर कोई डिस्प्यूट, तो कोर्ट के पास जाओगे क्या, नहीं। तो यार ये तो डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम करते हैं। हाँ, अब अगर हम कंपनी लॉ से रिलेटेड डिस्प्यूट सॉल्व करवाने किसके पास जाएंगे, कोर्ट के पास। तो यार कोर्ट में तो क्या लगती है, तारीख पर तारीख, और तारीख पर तारीख, और तारीख पर, समझाया सनी देओल ने, टाइम बहुत लग जाएगा यार। और कंपनी हमने काहे के लिए बनाई, कमर्शियल पर्पस से, और कमर्शियल डिस्प्यूट तो फटाफट से सॉल्व होना चाहिए। तो हमने एक्ट में फिर हमारी खुद की जुडिशियल अथॉरिटी बनाई। हमने एक्ट में क्या किया, हमारी खुद की जुडिशियल अथॉरिटी बनाई, जिन्हें क्या बोलते हैं, बोलो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। क्या बोलते हैं बेटा जिसे, बोलो,
एडजुडिकेशन, कौन सा वर्ड दिया है बोलो? एडजुडिकेशन मतलब क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ, एडजुडिकेशन मतलब फिर बोलो। प्रोसेस होती है ये डिसाइड करने की कि क्या सही है और क्या, अरे यार कोर्ट भी तो यही करता है, कोर्ट भी तो यही करता है ना? तो लीगल, हम जब लॉ पढ़ेंगे ये वर्ड बार बार आएगा, एडजुडिकेशन। तो एडजुडिकेशन मीन्स प्रोसेस टू डिसाइड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। हम कोर्ट के पास डिस्प्यूट लेकर ही तो गए थे, जिसमें से एक जना सही था और दूसरा क्या था, गलत। तो कोर्ट यही तो डिसाइड करता है कि कौन से भैया सही है और कौन से गलत। उसे क्या बोलते हैं बेटा, एडजुडिकेशन। और जो पर्सन एडजुडिकेशन करता है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज कहलाता है। जो पर्सन क्या करता है बेटा, एडजुडिकेशन, उसे क्या बोलते हैं? तो हमारे यहां एडजुडिकेशन करने के लिए कौन है, एनसीएलटी। तो अगर आरओसी ब्लेम कर रहा है रिलायंस कंपनी को कि तुमने प्रोविजन कंप्लाई नहीं करे, रिलायंस बोल रही हमने तो किए हैं, आरओसी नहीं मान रहा है, दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट। तो वो डिस्प्यूट सॉल्व कौन करेगा, बोले एनसीएलटी। हम किसके पास नहीं जाएंगे, नॉर्मल कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां अगर हम जाते हैं बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि कोर्ट के पास वैसे ही लाखों केसेस पेंडिंग है। तो जैसा अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जो अलग से हमने पढ़े थे ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल वर्ड याद आया, ऐसा पढ़ा था सीएसईटी में, वो यही तो है ट्रिब्यूनल। ये टी का मतलब क्या है, ट्रिब्यूनल। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये स्पेशल कोर्ट होते हैं। सिंपल वर्ड में बोलूं तो क्या होते हैं ये, स्पेशल क्यों बोला, ये स्पेशली केवल उसी एक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे जिस एक्ट में इन्हें बनाया गया है। तो ये कौन से एक्ट में बने हैं, कंपनीज एक्ट में। तो ये केवल कंपनीज एक्ट के डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, कौन सा ट्रिब्यूनल है, परिणीता। कौन सा ट्रिब्यूनल है बेटा, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। बोला हाथ नीचे रख के बैठ, है ना? तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है। अब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल स्पेशल कोर्ट है, वो केवल इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट सॉल्व करता है, बाकी डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करेगा। जैसे लेबर कोर्ट है, वो केवल वर्कर से रिलेटेड डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं और कोई डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करेंगे। कारण क्या है अलग अलग कोर्ट बना देने से, बोले यार डिस्प्यूट फटाफट से सॉल्व हो जाना चाहिए, और कोई कारण नहीं। क्या आया समझ में? तो हमने एक्ट में क्या क्या बना दिया बेटा, एनसीएलटी और एनसीएलटी। एनसीएलटी मतलब बोलो, हाँ एनसीएलटी मतलब कि एनसीएलटी के डिसीजन से अगर हम सेटिस्फाइड तो हम क्या करते हैं, अपील। अपील समझते हो बेटा क्या, हाँ वेरी गुड। लोअर अथॉरिटी के डिसीजन से अगर हम सेटिस्फाइड तो बड़ी अथॉरिटी के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, ये तो छोटा है इसमें अक्ल है नहीं, तुम देखो तुम बड़े हो, इसके डिसीजन को चेक करो, हमें लगता है इसने डिसीजन सही नहीं दिया। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई डिसीजन आया, अगर हम उससे सेटिस्फाइड तो बड़ी कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जाते हैं। इवन हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं तो किसके पास जाते हैं, अपील ही तो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि हाई कोर्ट छोटा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है ना, इसलिए हाई कोर्ट क्या है, छोटा। तो हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते। तो यहां पर अगर आप एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड, एनसीएलटी के पास आकर क्या कर लेना, अपील। क्लियर हुआ ये हमने ओवरव्यू लिया है बेटा, पढ़ाना मैं कल से चालू करूंगा। केवल ओवरव्यू लिया है ताकि हम बेसिक से ही सारी चीजें देख सके। और अभी 2 दिन मैं कंपनी लॉ की केवल बेसिक टर्म समझाऊंगा, उसके बाद अपन पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जनरल मीटिंग वाले चैप्टर से एक एक चैप्टर लेंगे। ठीक है, यहां तक डाउट हो तो पूछ लो। कोई भी डाउट है तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, जाओ फटाफट से, सर आ गए हैं आपके। क्लास के बाद
कोई टेंशन